आपको जिस एक्साइज पॉलिसी के चलते इस्तीफा देना पड़ा, कई कार्यकर्ता कहते हैं जी मनीष जी को बलि का बकरा बनाया गया। बलि का बकरा तो है ही, क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें बस बना दिया, बकरा बोलिए जो भी बोलिए, बलि का। अच्छा, कई बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल जी साइन नहीं करते थे, सिसोदिया जी साइन करते थे, कई मंत्रालय थे इसलिए अंदर जाना पड़ा उन्हें। क्या कहना चाहेंगे सिसोदिया जी? सच्चाई है, लोगों के बीच है। अभी भी देखने को मिलता है जितने भी बड़े नेता हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसी ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजा है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर ही बदल दी। पूरी दुनिया में उनके शिक्षा मॉडल की चर्चा होती रही। इसका ही असर था कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंची थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनने के लिए नजरिया पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मनीष जी कई राज से पर्दे उठाने वाले हैं। स्वागत है आपका मनीष जी। थैंक यू। तो जितनी ईमानदारी से आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए काम किया, आज उम्मीद करते हैं कि आप उतनी ही ईमानदारी और बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब देंगे। बात ईमानदारी से करेंगे। जब आप राजनीति में आए होंगे मीडिया से, तो आपने कभी सोचा था कि इतनी ईमानदारी के बावजूद आपको कभी जेल जाना पड़ेगा? हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आके इन पदों पे भी बैठ जाएंगे। तो ये तो समय का इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि जब मैं पत्रकारिता में था, जी न्यूज़ में काम करता था, उस वक्त देश की कुछ दिक्कतें दिखती थी, समाज की कुछ दिक्कतें दिखती थी, जो आप पत्रकार होने के नाते और गहराई से समझते हैं, देखते हैं बहुत क्लोजली चीज़ों को। तो उनमें से कुछ चीज़ों ने ज़्यादा पीड़ा दी, फिर झोला उठा के निकल पड़े कि यार कुछ चीज़ें ठीक करने चलते हैं, कुछ काम आते हैं। तब ये नहीं सोचा था कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और इतने बड़े बड़े पदों पे बैठेंगे, इतना नाम हो जाएगा। ऐसे सोचे थे। दिल्ली की एक झुग्गी में काम करने गए थे हम, बड़ा गुमनाम सा झुग्गी में गुमनाम सा काम करने गए थे। वहाँ से भगवान ने इतना ऊपर उठा दिया, तो अब मान के चलिए जब वो पद भगवान ने दे दिए जो हमने नहीं सोचे थे, वो नाम भगवान ने दे दिया, वो इज्जत भगवान ने दे दी, तो जेल भी भगवान के किसी नियम में ही होगी। तकरीबन 530 दिन, 17 महीने। आपको कभी जेल में जब बेल रद्द होती थी बार बार, तो कभी महसूस हुआ टूटा हुआ, या कभी दिल उदास हुआ आपका? शायद से अकेले में कहते हैं कि परिवार से इतना समय दूर रहना, कई त्यौहार निकल गए होंगे, कभी आपको रोना टाइप फील महसूस होता था? नहीं, उदासी तो बहुत बार होती थी, ऐसा नहीं है यार, हम भी इंसान हैं। और मतलब मैं बोलूँ कि नहीं बिल्कुल, मैं तो एकदम सीना चौड़ा करके जेल में रहता था। मतलब एक आम आदमी जिस तरह के इमोशनल स्विंग्स में झूलता है दिन भर, उतना ही मैं भी झूलता था। जब मनचाही होती थी, जब लगता था डेट्स मिल गई हैं, जब लगता था उम्मीद बंधी है तो अच्छा लग रहा होता था, जब लग रहा था तो दिल भी टूटता था। पर एक लास्ट की उम्मीद नहीं टूटती थी कि एक दिन तो होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो ये चीज़ें मेरे ऊपर टिकेंगी तो नहीं, बाहर तो मैं आऊँगा। जेल में जो बड़े अपराधी नहीं होते उनको परिवार से बात करने का मौका मिलता है तकरीबन रोज़। तो ऐसी क्या दिनचर्या थी आपकी? आप कितनी बार बात कर पाते थे परिवार से? क्योंकि आदमी परिवार से दूर होता है तो सोचते हैं कि कितनी बार बात हो पाती थी आपकी? एक्चुअली देखिए, मेरे जैसे आदमी के लिए जेल का मतलब क्या है? मैं कभी सुख सुविधाओं में जिया नहीं, पला नहीं, ना उनके लिए कुछ काम किया। तो मैं तो जंतर मंतर पे अखबार बिठा के सो जाता था। मैं पूरे देश में एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में जब काम किया, मैं रेलवे स्टेशनों पे अखबार बिछा के सोया हूँ ट्रेन के इंतज़ार में। तो इसलिए किसी सुख सुविधा को मैं जेल नहीं मानता हूँ, सुख सुविधा की कमी को। जेल आपके परिवार से दूर होना ही आपका जेल है। आप अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाते जो कि आपको पता है बीमार है, आप अपने बेटे से बात नहीं कर पाते जो कि आपको पता है जस्ट इन कॉलेज है, कॉलेज गया ही हुआ है। तो वो सबसे बड़ी पीड़ा होती है। और जेल के अपने सिस्टम्स हैं, वहाँ दिन में केवल एक बार 5 मिनट की फ़ोन कॉल होती है। तब पता चलता था कि परिवार से बात करने का एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। और उस 5 मिनट की कॉल में भी कई बार टेलीफोन ख़राब होता था, वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कई बार उनका सर्वर ख़राब होता था, तो 2-3 दिन तक कॉल नहीं हो पाती थी। तो वो सब कष्ट थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सब कष्ट वाले समय ही आपको किसी और बड़ी लड़ाई के लिए भी तैयार करते हैं। तो एक कॉल खुद ही कटती है या वो कहते हैं कि काट दीजिए 5 मिनट हो गए? नहीं, वो ऑटोमेटेड होती है। ऑटोमेटेड होती है। इसीलिए मैंने कहा कंप्यूटराइज्ड है जी। आप बस डायल करेंगे उस कंप्यूटर से और वो 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक कट जाएगी। सर्वर काम नहीं कर रहा तो लगेगी नहीं।
आपको कोई नॉर्मल फ़ोन से फ़ोन करने की इजाज़त नहीं। और ये भी लगता होगा कि हमें कुछ सुन रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड तो होती है उस अब वो मतलब बताते भी हैं आपको कि इट्स रिकॉर्डिंग, कि आप जो भी बात कर रहे हो घर पे रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारी नज़र में जब भी कोई जेल जाता है तो उसका परिवार भी भुगतता है, क्योंकि समाज और टारगेट करता है परिवार को। तो परिवार को भी इस तरह से टारगेट किया गया, आपका कभी मतलब ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं, देखो, जैसा मैंने कहा ना कि सुख सुविधाओं की कमी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कष्ट है। कभी सुविधाएं होती हैं, कभी नहीं होती हैं। मान सम्मान भी कभी होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन असली जो प्रॉब्लम थी वो परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा सफ़र किया मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने। बेटा जो कि स्कूल पास करके ही निकला है, और आप जानते हैं कि हम सब लोगों के परिवारों में जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उतने डिमांडिंग नहीं होते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज एज में एक नई दुनिया में जाते हैं उनको। तो मेरा बेटा जब कॉलेज गया तो मैं जेल में था, तो वो मेरे लिए बड़ा कष्टकारी था, उसके लिए भी कष्टकारी था। और आई कैन अंडरस्टैंड कि उसने किस तरह की मैच्योरिटी, किस तरह की हिम्मत दिखाई। एक तरफ अपनी बीमार मम्मी को भी देखना है, एक तरफ अपने इमोशंस को भी देखना है, एक तरफ अपनी पढ़ाई को भी देखना है। तो इट्स हार्ड फॉर मी टू टॉक टू हिम ऑन दिस, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उसने झेली होंगी, ये आज भी मैं जब उससे बात करने बैठता हूँ तो मुझे अंदर से लगता है कि कैन आई फेस दैट, कैन आई हियर दैट, और मुझे मुश्किल लगता है। परिवार से तो चलिए आपकी कभी कभार आप कह रहे हैं बात हो जाती थी, दुनिया की खबर या पार्टी की खबर कैसे अंदर तक पहुंचती थी? कोई मतलब कोई टेलीविज़न या कुछ अखबार, क्या करते थे आप? बड़ा मुश्किल होता था शुरू के कई महीनों तक। तो वहाँ टीवी में न्यूज़ नहीं थी। एक जिस सेल में रखा गया था वहाँ, मतलब जेल में टीवी होते हैं और सब लोगों को मिलते हैं देखने को, पर वो मूवीज़, गाने, स्पोर्ट्स के होते थे। और मैं बार बार उनको कहता था भाई न्यूज़ क्यों नहीं है? तो मुझे बताया जाता था कि भाई न्यूज़ पहले हुआ करती थी और दिल्ली दंगों के समय पर न्यूज़ रोक दी गई थी और उसके बाद से न्यूज़ नहीं है। तो मैंने बार बार लिखा, तो उसके बाद फिर न्यूज़ शुरू हुई वहाँ पे। तो एक न्यूज़ का चैनल शुरू हुआ, तो उससे आप इन्फॉर्म रहते हैं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि हम लोग मीडिया में थे तो एक्टिव लोग हैं, पॉलिटिक्स में रहें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और आज की तारीख में जब आपके पास मोबाइल की ज़िंदगी हो कि जब हर पल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम थी। बट फिर बाद में टीवी में न्यूज़ आने लगी तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहने लगी। आप अपना पूरा दिन वक्त कैसे निकालते थे? वहाँ तो बहुत जल्दी दिन शुरू हो जाता है। हाँ, और उनका एक तय मेन्यू होता है। तय मेन्यू होता है सब। और तकरीबन 20 साल से मुझे पत्रकारिता में 25 से 30 बार तिहाड़ में स्टोरी करने के लिए मौका मिला, और जो अंदर का खाना है कैदी ही बनाते हैं। तो हमने कई बार उनसे कहा कि इतना टेस्टी कैसे? तो कहते हैं सर इसमें ना कुछ भी 420 नहीं है, वही करके हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको क्या लगता है, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब कभी कुछ मन करता था खाने का, लेकिन मेन्यू सेट था, उसी हिसाब से ही चलता नहीं, था? मेन्यू सेट होता है वहाँ, कैदी लोग ही खाना बनाते हैं। और मतलब फ्रेंकली कोई टेस्टी तो होता नहीं है वो, पता नहीं आपका जो भी अनुभव हो सकता है मीडिया को ज़्यादा अच्छा खिला देते हैं। एज एन इनमेट तो मैं जानता हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरा खाना होता था, पर अच्छा सिर्फ नहीं पेट होता। भरने के लिए खाया जाता था। हाँ, पेट भरने लायक, पेट भरने के लिए खा लो आप। बाकी मतलब जब मैं गया जेल में तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको मुझे फेस तो करना ही है। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं दुखी होके और परेशान होके सबके प्रति गुस्से से भर के, जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने झूठ बोला है, उनके प्रति हमेशा गुस्से से भरा रहूं। दूसरा ये कि जो मेरे जीवन में मुझे थोड़ी बहुत पढ़ने की प्रवृत्ति मिली है, थोड़ा बहुत खुद को पढ़ने की, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, वो प्रवृत्ति मिली है, तो मैं इस टाइम को उसमें यूज़ करूं। तो आई चोज सेकंड, कि मैं पढ़ूंगा, खुद को भी पढ़ूंगा और जो बुक्स मेरे पास में हैं मैं उनको पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो कोर्ट की परमिशन से मैं बुक्स अपने पास रखता था, 8-10 बुक्स रखता था। किसी एक कैदी को वहाँ नॉर्मली लाइब्रेरी से लेके एक किताब या 2 किताब रखने की परमिशन होती है, तो मैं विद परमिशन फ्रॉम द कोर्ट में राइटिंग में बुक्स के नाम देता था कि मुझे ये किताबें घर से मंगाने की इजाज़त दे दी जाए। तो मैं उनको पढ़ता था, तो 300-400 किताबें पढ़ डाली, खुद को पढ़ने की कोशिश की। तो ये एक प्रोडक्टिव उपयोग मैंने उस समय का किया। आप खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें भी बदली हैं आपने, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है जितने भी बड़े नेता हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसी ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजा है।
क्या लगता है अभी कितना काम करना बाकी है? देखिए, मुझे लगता है किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और किसका नहीं, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है आपका। लेकिन उससे पहला पैरामीटर मेरा यह है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य क्या है। ये रोमांटिसिज्म है कि इस देश के नेताओं के, आईएएस के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। मैं तो कहता हूँ कि आप सरकारी स्कूलों को ऐसा कर दीजिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस बनने लगें, नेता बनने लगें, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने लगें। फिर कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, जो बच्चा सरकारी स्कूल में आ रहा है उसका भविष्य चिंता करिए। ये रोमांटिसिज्म है कि उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक है, पर पहले आपको रिजल्ट तो सुधारने पड़ेंगे, पहले आपको क्वालिटी तो सुधारनी पड़ेगी। और मैंने वही किया। मुझे बार बार पूछा जाता था कि जी आपके कितने आईएएस के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आप चिंता करिए कि कितने बड़े लोगों के पढ़ रहे हैं, मैं चिंता ये करता हूँ कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बड़े कितने बनते हैं, कि उनमें से कितने आईएएस बनेंगे। मैंने कहा आप लेंस लेके ढूंढते रहिए कि किस आईएएस का बच्चा पढ़ रहा है, मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं ये ज़रूर दिखा दूंगा कि मेरे यहाँ से पढ़ने वाला कोई बच्चा आईएएस कैसे बन गया। और वो हमने दिखाया। आईआईटी गए, नीट क्रॉस किया बच्चों ने। मैं आपको छोटा सा वो बताता हूँ। मैं एक बार द्वारका में पेरेंट टीचर मीटिंग्स के दौरान मैं स्कूलों में खूब घूमता था बतौर मिनिस्टर। तो वहाँ घूम रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बहुत उदासी से, मतलब खुश होके, इमोशनल होके गले मिला। बोला सर आपकी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य बन गया। मैंने यहाँ किस लिए आया हो? बोला मेरा दूसरा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे सरकारी स्कूल में, और पहला बच्चा मेरा आईआईटी में चला गया, इंजीनियर बन रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो उसने उसका फ़ोटो लिया हुआ था। उसको पता नहीं था कि उसका बेटा कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है। बोला जी आईआईटी में पढ़ रहा है। मैं कहाँ पे? मुंबई में। तो मैंने उसका उसमें वो देखा, उसका डिटेल बच्चे का, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में था। तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो? तो उसने कहा जी मैं फ्लैट्स के नीचे, द्वारका में जो फ्लैट्स हैं किसी सोसाइटी में, फ्लैट्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे वो छड़ी लगा के प्रेस करता है वो बंदा। तो किसी सोसाइटी में सीढ़ियों के नीचे के स्पेस में प्रेस करने वाले बच्चे का बेटा, जो बिहार से कहीं से आके रह रहा था वहाँ पे, खुद वो 5वीं पास था बंदा, उसका बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ के आईआईटी में चला गया, मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। मैं उसको अचीवमेंट मानता हूँ। और मुझे लगता है वो सुनिश्चित कर लें कितने आईएएस के, कितने बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बाद में सॉल्व करेंगे। आप मीडिया में थे 1 दशक से ज़्यादा वक्त तक, और कई पुराने मीडिया कर्मी कहते हैं जी मनीष जी आदमी बहुत बढ़िया थे, राजनीति में ऐसे चले गए। आप एंकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो आपको कभी कभी लगता है, उनको लगता है कि मनीष जी को ना फंसा दिया गया राजनीति में? नहीं, राजनीति गंदी चीज़ है क्योंकि गलत लोग राजनीति में जाते हैं और हम बाहर से कोसते रहते हैं। तो हमने कहा भाई राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, और हमने कुछ अच्छे लोग इकट्ठे किए, हम भी घुस गए राजनीति में। हमसे पहले राजनीति में अच्छे लोग नहीं हुए ऐसा नहीं है, पर एक टीम के रूप में होना आसान नहीं है। इक्का दुक्का या इंडिविजुअल्स हर पार्टी में अच्छे रहे हैं और हर दौर में रहे हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी टीम एक मिशन को लेके अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा करे और एक बेंचमार्क बना दे कि इससे नीचे कोई जाएगा तो बाहर निकाल देंगे पार्टी से, वो हमने सुनिश्चित किया। अब ज़रूरत तो है, अगर आप देश के लिए कोई सपना देखते हैं, अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं देश में, तो अल्टीमेटली उसका एंड पॉइंट जहाँ से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं राजनीति है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, हो सकता है आपके जवाब के हिसाब से वो लंबी बातचीत हो, मैं छोटा सा कोशिश करूँगा। मैं जब पत्रकार था तो मुझे एजुकेशन का पहले से शौक़ है कि एजुकेशन बढ़नी चाहिए देश में। तो मैंने अपनी तनख्वाह से 5 लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था, उनको स्कूल की फ़ीस देनी शुरू की थी दिल्ली में, इधर मयूर विहार साइड में। मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो वो भी एक कंपनी में काम करने लगी और उसने भी, हमने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमारी देखा देखी कुछ और दोस्तों ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो हम 20-25 बच्चियों की फ़ीस देते थे। ये हमारा उस वक्त का बेस्ट था, जो हम एक पत्रकार होने के नाते, एक नौकरी पेशा आदमी होने के नाते हम बेस्ट कर सकते थे कि कुछ बच्चियों की फ़ीस स्पॉन्सर कर देते हैं। हम कुछ दोस्तों ने वो किया, 4-5 साल तक किया। इत्तेफाक से मैं नौकरी छोड़ के फिर सोशल सेक्टर में आ गया, सोशल सेक्टर से राजनीति में आ गए। जब मैं सरकार में बैठ के शिक्षा मंत्री बन के काम किया तो मैं दिल्ली के 44 लाख बच्चों के लिए काम कर रहा था। तब मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था वहाँ पे कि अगर मैं दूर से बैठ के सोचता रहता राजनीति गंदी चीज़ है, इसमें नहीं जाना चाहिए,
जब हम पार्टी बना रहे थे लोगों ने समझाया था, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो मैं आज 44 लाख बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम नहीं कर रहा होता, मैं 4 बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहा होता अपनी बेस्ट सैलरी में से निकाल के। तो राजनीति इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पैशन के लोग, इसमें सपना रखने वाले लोग जो अपना एमएलए और मिनिस्टर बनने का कोट सिलाए ना घूमते हों, कुछ ड्रीम्स लेके दिमाग में दिल में घूमते हों, ऐसे लोगों की ज़रूरत है और उन्हीं से देश आगे बढ़ेगा। मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अच्छा, जो आपका दिल्ली मॉडल था, जो लोग सवाल उठाते थे कि फ्री बिजली पानी अब हर जगह लागू किया जा रहा है, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, समय आगे बढ़ता है और किसी एक लीडर को आगे आके वो चीज़ कहनी पड़ती है कि साहब अब समाज को इसकी ज़रूरत है। दुनिया में किसी समय बिजली नहीं थी, फिर बिजली आई, फिर उसको कमोडिटी के रूप में देखा गया। आज जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जिन घर हैं, आप जिस एक झोंपड़ी में भी रहते हो तो आपको एक रात को बल्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी आज एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई है। इसको दुनिया के कई देशों ने फंडामेंटल राइट के जैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी को। हम दुनिया जब करने लगती है तब सोचेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने आगे कहा कि हम एडवांस में चलेंगे। हम देश में पहला ऐसा आइडिया लेके आए कि भाई मिनिमम बिजली हर आदमी को फ्री मिलनी चाहिए, उसके ऊपर की फिर उसकी कॉस्ट दे। वो हमने किया, पानी के लिए किया, सेम एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी हम बार बार यही कह रहे हैं। सरकार का काम क्या है? लोग टैक्स किस लिए देते हैं? सरकार को टैक्स इसलिए थोड़ी ना देते हैं कि भाई जाके दुकान चलाओ। सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं कि भाई ये हमारा टैक्स का पैसा है, इससे हमारे बच्चों को पढ़ाना, इससे हमें मिनिमम ज़रूरत की चीज़ें देना, सुरक्षा देना। उसी की चीज़ें सरकार कहने लगे भाई हम तनख्वाह के लिए आपसे टैक्स लेंगे और बाकी जो भी सर्विस हम देंगे उसको आपको अलग से कॉस्ट लेंगे। दैट्स ए बैड मॉडल। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब बाकी राज्य की बाकी पार्टियां भी उसको समझ रही हैं। अभी दिल्ली में चुनाव हुए, सरकार नहीं बन पाई, आगे दिल्ली में क्या प्लान रहेगा? कॉरपोरेशन के भी चुनाव होंगे, कार्यकर्ता अभी भी आप लोगों के काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, तो आगे क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का? देखिए, दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है और ठीक है, आज दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ दिल्ली के दिल में तो आम आदमी पार्टी है। ये मजाक नहीं है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद और इनके तमाम प्रोपेगेंडाज के बाद भी बस 0.8% लोग कम थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमको वोट देने वाले। केवल 0.8% वोट कम मिले हमको। तो दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी उसमें से निकल के आई है। तो दिल्ली, मुझे भी दिल्ली में ही राजनीति करनी है। मैं फ़िलहाल पंजाब में थोड़ा सा पार्टी का काम देख रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को भी राजनीति तो दिल्ली में ही करनी है। एक एक कार्यकर्ता हमारा शिद्दत से लगा हुआ है संगठन के लिए, जनता के बीच में खड़ा होने के लिए। पिछले 3 महीने में जिस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों ने झेली हैं, बच्चों की स्कूल फीसें महंगी हो गई हैं, पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, तो इन सब पे हमारा कार्यकर्ता साथ में खड़ा हुआ है, लोगों के काम कर रहे हैं, इस पे लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, हमने बात की पंजाब की भी, पंजाब के आप प्रभारी हैं। कांग्रेस और आपका रिश्ता, मतलब ये मजबूरी है, ज़रूरी है, मतलब गैर ज़रूरी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और वो अभी दावा करती है कि भैया हम आगे जो है अच्छा करेंगे विधानसभा चुनाव में। तो क्या तैयारी है आपकी? और ये रिश्ता, क्योंकि वो लोग इस पे सवाल खड़ा खुद ही करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है पंजाब में, या मतलब एक इंडिया गठबंधन बना, उस समय लोकसभा चुनाव में देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि क्या हम इस सरकार को इकट्ठे होकर हटा सकते हैं। उस विचार को लेके एक इंडिया गठबंधन बना और सबके बीच ये सहमति थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव में अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हम साथ या अलग लड़ेंगे। तो पंजाब में हम और कांग्रेस साथ नहीं हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं साथ में। हमारी सरकार है पंजाब में, उन्होंने 10 सीटें जीती हैं, दोनों फैक्ट्स हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि पंजाब में वापस सरकार आए आम आदमी पार्टी की। अच्छा, कई बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी साइन नहीं करते थे, सिसोदिया जी साइन करते थे, कई मंत्रालय थे इसलिए अंदर जाना पड़ा उन्हें। क्या कहना चाहेंगे सिसोदिया जी? बीजेपी वाले तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, उनकी बातों पे क्या जवाब देना है। सच्चाई सच्चाई है, लोगों के बीच है।
आपको जिस एक्साइज पॉलिसी के चलते इस्तीफा देना पड़ा, कई कार्यकर्ता कहते हैं जी मनीष जी को बलि का बकरा बनाया गया। खुद आप अकेले में बैठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बलि का बकरा तो है ही, क्योंकि पूरा का पूरा शराब माफिया और उनका गठजोड़ जिस तरह से काम करता था राजनेताओं के साथ में, उसको हमने नेक्सस को ख़त्म कर दिया। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें सरकार के पास पैसा आना था, जनता को बोझ नहीं पड़ना था। तो शराब माफिया दुखी हुआ, उनका नेताओं से, जिन नेताओं से गठजोड़ था वो दुखी हुए, और अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल जी हम जिस तरह की राजनीति करके और जिन लोगों को टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं, उनके पास पावर थी, तो उन्होंने बस बना दिया, बकरा बोलिए जो भी बोलिए, बलि का। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि हिंदुस्तान की ताकत यह है कि ये देश किसी एक आदमी की विशफुल थिंकिंग से नहीं चलता है, उसकी एरोगेंस से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब ने संविधान बनाते हुए लिख दिया था कि ठीक है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास पावर होगी, लेकिन आम आदमी के पास भी पावर होगी। उसकी पावर उसको संविधान से मिलेगी, उसकी पावर उसको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, लेकिन पावर तो होगी, पावरफुल वो भी होगा। तो मैं जब बाहर आया, मतलब मोदी जी के पास पावर थी, अमित शाह जी के पास पावर थी, बीजेपी के पास पावर थी, उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग करके मुझे जेल में डाल दिया। मेरे पास पावर थी, मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से मैं बाहर आ गया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के आप सच्चे दोस्त हैं, ईमानदार सिपाही हैं पार्टी के? दोनों हैं। हम लोग दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, और एक लीडर के रूप में मैं उनसे सीखता भी बहुत हूँ। और मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा ट्रू हार्ट, विजनरी और डेयरिंग लीडर बहुत मुश्किल से पैदा होता है। आई फॉलो हिम लाइक। आप लोग पहले फिल्में भी देखने जाते थे कुछ आप? हाँ, वो तो देखिए, दोस्त हैं हम लोगों की, फैमिली बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी वाइफ, उनकी वाइफ, पर हम लोगों के परिवार में आपस में सब बच्चे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दोस्तों की तरह भी रहते हैं, और एक लीडर के रूप में तो हम लोग देखते ही हैं उनको। अच्छा, दिल्ली में कई साल सरकार आप लोगों ने चलाई, आपको क्या लगता है कि सरकार जाने का मतलब क्या वजह रही? जैसे नेताओं को जो जेल भेजा गया, क्या वो डेंट लगा, या क्या सोचते हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, इसमें कोई एक चीज़ हम कहेंगे तो बहुत अनफेयर हो जाएगा। बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। इन्होंने 2022 से ही दिल्ली में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था, हमारे खिलाफ झूठे सच्चे आरोप लगाना, काम नहीं करने देना। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह दिया था दिल्ली की जनता जाए भाड़ में, दिल्ली की जनता को अगर पानी नहीं मिलेगा तो दिल्ली की जनता इनसे नाराज़ होगी। आप सोचो, वहाँ तक सोचते हैं ये लोग। इनको जनता की चिंता नहीं होती, इनको लगता है कि अगर किसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड के सारे काम दिल्ली में रुकवा दिए जाएँ तो जनता दुखी होगी और केजरीवाल जी से नाराज़ होगी। उतना तक सोचते हैं, भले ही लोग प्यासे मर जाएं, भले ही लोगों के घरों में सीवर ओवरफ्लो करता रहे। इन्होंने जल बोर्ड के पेमेंट रोक के रखे, ऐसे ऐसे अफसरों को लगा दिया जो जल बोर्ड के पेमेंट नहीं होने देते थे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इन्होंने बिजली सब्सिडी हटाने के लिए बहुत कोशिश की, इन्होंने झुग्गियाँ तोड़वाने के लिए बहुत कोशिश की। हम खड़े हो जाते थे तो लड़ लड़ के इनसे काम कराए। हम काम करा लेते थे तो इनको लगता था तो काम करा लेते हैं यार, लड़ लड़ के इनको जेल भेज दो। इन्होंने जेल भेज दिया, जेल से भी काम नहीं रुके। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो लोगों को हुई इन सब क्रम में। ऊपर से जब हम बाहर आए, आते ही मैंने और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से जनता के बीच में जाना शुरू किया और जनता ने जो प्यार मोहब्बत दिखाई, इनको ये समझ में आ गया कि बस इनको परेशान करने से कोई इनका जनता से रिश्ता नहीं टूटने वाला है, अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद करके चुनाव लड़ा। जो भी आपने देखा, साड़ियाँ बांटी जा रही थी, और चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। बाद में कह रहे हैं जब कोई कंप्लेंट भी करो, अच्छा जी हम उस जगह जहाँ की शिकायत मिली थी साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला। अरे कोई नेता आया कहीं झुग्गियों में साड़ी बांट के चला गया किसी कोने पे खड़े होके, और आप कह रहे हो कि वहाँ पे एविडेंस नहीं मिला, और वीडियो बना रहे हैं वो नेता जिन लोगों ने साड़ियाँ बांटी, जिन लोगों ने पैसे बांटे, खुल के कह रहे हैं हम पैसे बांट रहे हैं, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे। पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया इस पूरे चुनाव में, तो पुलिस के दम पे, पैसे के दम पे चुनाव जीते हैं ये लोग। मनीष जी, आपके कई वीडियोस वायरल होते थे, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में जाते थे, जो टीचर्स लापरवाही करते थे या मौके पे नहीं होते थे उनको डांट भी पड़ती थी आपसे, तो अभी आप मिस करते हैं? नहीं, टीचर्स को ठीक है, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया मैंने, लेकिन टीचर्स से मुझे बहुत प्यार सम्मान मिला दिल्ली के। और आज अगर आप दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली की एजुकेशन क्रांति की बात करते हैं, तो
उसका कहीं ना कहीं श्रेय दिल्ली के टीचर्स को ज़्यादा जाता है। एक से एक बहुत शानदार टीचर्स मिले मुझको दिल्ली में, और उनकी बदौलत हम ये इतने बड़े बड़े परिवर्तन कर पाए। कोई नेता थोड़ी परिवर्तन करता है, स्कूल में पढ़ाने का काम तो टीचर्स ही करता है ना। मैं मतलब स्कूल में जाता था एक मिनिस्टर के रूप में, मुझे हमेशा बच्चों के बीच में जाना, बच्चों से समझना, टीचर से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि एजुकेशन को लेके मेरा एक विज़न है। एक पत्रकार के रूप में मैंने जितना देश को जाना समझा, एक व्यक्ति के रूप में, पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जितना देश को जाना समझा, मुझे लगता है कि इस देश में एजुकेशन की बात होनी ज़रूरी है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, हम हर मुद्दे पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात नहीं करते। और जब एजुकेशन पे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा करेंगे, कमरे ठीक बन गए, मिड डे मील हैं, टीचर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, दुनिया इनसे कहाँ की आगे निकल चुकी है, पहले ये ठीक कर लो, ये ज़रूरी है। पर एजुकेशन, द एजुकेशन पे बात करो। आज दुनिया में कोई भी देश जहाँ खड़ा है उसमें उसके नेताओं का योगदान होगा, उसमें इंडस्ट्री का योगदान होगा, ये मैं सहमत हूँ। पर उसमें सबसे बड़ा योगदान इस बात का है कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे कि आज अमेरिका क्यों है, जापान जैसा देश सब कुछ टूटने के बाद खड़ा क्यों हो गया, जर्मनी जैसा देश, इस देश मतलब इतने लंबे समय तक दुनिया की इंडस्ट्री की ताकत कैसे रहा, या इवन फ्रांस, इवन से चाइना, इवन सिंगापुर जैसा देश जो पिछले से कितने 50 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सारे मॉडल्स को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन का योगदान है, और हम वो मिस कर रहे हैं अपने देश में। वो बहुत ज़रूरी है। आगे आपको क्या लगता है, जो पंजाब में अभी सरकार है, कई बच्चे जाते हैं विदेश पढ़ने, स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत पैसा भी उनका लगता है क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ रोज़गार नहीं है। तो शिक्षा में आपको लग रहा है कि अच्छी शिक्षा देकर, टेक्निकल शिक्षा देकर ही अपने ही बच्चों को यहाँ रोका जा सकता है, ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोकना चाहिए, और उसके लिए मतलब रोका जा सकता है। और आप देखिएगा, अभी मेरे लिए ऑफ हैंड कुछ डेटा देना मुश्किल है, बट मैं एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ के विदेश जाने का सपना देखने वाले, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करने वाले सपनों वाले, वहाँ जाके पढ़ाई करने का सपना देखने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। कितनी कम हुई है उसको साइंटिफिकली कैसे देखा जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम काफ़ी बच्चों से बात कर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि जब आपको अपने ही देश में अच्छी एजुकेशन के अवसर मिलेंगे तो आप विदेश नहीं जाना चाहेंगे। आप विदेश जाते ही इसलिए क्योंकि आपको अपने देश में अवसर नहीं मिल रहे, तो आपको पहले यहाँ अवसर पैदा करने पड़ेंगे। एजुकेशन के पूरे इसको समझना पड़ेगा हमें कि हमें सही क्या करना है। स्कूल बिल्डिंग बनानी है, टीचर्स को टाइम पे आना है, अच्छी टीचर ट्रेनिंग देनी है, तो है ही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें स्कूल को देखना पड़ेगा कि स्कूल क्या देता है देश को। स्कूल सिस्टम देश को खड़े होने का आधार देता है, और यूनिवर्सिटी सिस्टम देश को खड़े होने की ऊंचाई देती है। कोई भी देश अपने समाज में कितनी मजबूती से खड़ा हुआ है, ये उसका स्कूल सिस्टम तय करता है। कोई भी देश तरक्की की कितनी ऊंचाइयां छुएगा, ये उसकी यूनिवर्सिटी तय करती हैं। ऐसा मेरी एनालॉजी है, ये मेरी अपनी एक डेफिनेशन है। हमारा स्कूल सिस्टम रॉटन है, इसलिए हम अपने ज़मीन पे अपने आधार पे खड़े नहीं हो पाते। हम दूसरों का आधार ढूंढते हैं, हम अमेरिका चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम रॉटन है। यहाँ शानदार एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो, और यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमें नया सोचने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। हम रूटीन पढ़ रहे हैं, हम 1980 के पैटर्न पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसको बदल के हमें एकदम बियॉन्ड बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। पंजाब में मान साहब की सरकार, हरजोत बैंस जी काफ़ी कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं एजुकेशन में, जिसमें स्कूल सिस्टम को ठीक किया है, हम हायर एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, और एक ओवरऑल कोशिश कर रहे हैं कि देश के एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव लाने की ज़रूरत है वो दिल्ली में हम काफ़ी हद तक लाए, और पंजाब में उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में, क्या लगता है? हाँ, बिहार में पार्टी लीडरशिप के बीच चर्चा हुई है, और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। कुछ दर्शकों के सवाल कई दिनों से आ रहे थे, तो रैपिड फायर करते हैं मनीष जी से, क्योंकि ये मीडिया कर्मी भी रह चुके हैं। तो एक शब्द में बताइए, आपके लिए ज़्यादा पूजनीय कौन है, अरविंद केजरीवाल या अन्ना हज़ारे? पूजनीय तो अन्ना हज़ारे जी हैं। अरविंद केजरीवाल मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत शानदार लीडर हैं, पर अगर आप पूजनीय शब्द यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ अन्ना जी। इंडिया गठबंधन या विपक्ष के कौन से नेता हैं जो पीएम बनने लायक दिखते हैं आपको? पता नहीं,
पीएम बनने लायक कौन दिखेगा, मैं देखता नहीं। अच्छा, मुझे तो अरविंद केजरीवाल दिखते हैं पीएम बनने लायक। आपका फेवरेट पीएम 47 से अभी तक का? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया है। फेवरेट कहेंगे तो बहुत अलग है। मतलब मैं नेहरू जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उनको जिस तरह का देश मिला था, आपस में लड़ता झगड़ता, 12% हमारी आबादी लिटरेट थी, अखबार पढ़ने लायक भी नहीं थी, सिग्नेचर करने लायक नहीं थी, उसको खड़ा करने से लेके आईआईटी और आईएम जैसी चीज़ें खड़ा करना। और उस वक्त हमारी इंडस्ट्री भी बहुत डरी हुई थी, देश डरा हुआ था कि कहीं हम किसी कंपनी के गुलाम ना फिर बन जाएं। हम 100 साल कंपनी के गुलाम रहे हैं, तो कंपनियों से डरा हुआ था लोग तो सरकारी कंपनियां खड़ी करके देना कि चिंता मत करो, सरकारी कंपनियां हैं। नेहरू जी का योगदान, इंदिरा जी का योगदान, डिसाइसिवनेस, मतलब वी फील प्राउड कि इंदिरा जी जैसी नेता रही हैं। शास्त्री जी का योगदान, इवन राजीव गांधी जी का योगदान, इस देश में कंप्यूटर क्रांति और नए तरह से सोचना। ऑडियंस कहेंगे आपने सबका ही नहीं, नाम मैं लिया। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जी। आ रहा हूँ। नरसिम्हा राव साहब का योगदान जो एकदम मतलब पूरी इकोनॉमी को खोला, मनमोहन सिंह जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने क्योंकि मैं एजुकेशन पे ज़्यादा सोचता हूँ, इस देश में हर बच्चे को स्कूल ले जाना, ये अटल जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने मिलके पूरा अभियान चलाया इसको। तो सबका अपना अपना योगदान है। अच्छा, अभी देश का कोई बेस्ट सीएम, भगवंत मान जी का नाम नहीं आप ले सकते, बाकी बताइए। पता नहीं, वहाँ की जनता जाने। मैं तो 2 ही राज्यों से संबद्ध ज़्यादा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बेहतर ना हुआ है, कोई ना हो सकता है। और बीजेपी का कोई अच्छा सीएम आपको लगता हो? योगी, हेमंता, कुछ भी? सबकी कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, बट ओवरऑल मुझे जो शिक्षा पे काम नहीं करता अच्छा नहीं लगता। शिक्षा मॉडल पे आपको लगता है पूरे देश में मुझे काम लगता है होना जो मुख्यमंत्री अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पागल नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है आप किसी चीज़ के लिए पागल हो, लेकिन अगर आप अपने राज्य के बच्चों की शिक्षा के लिए पागल नहीं है तो आप राज्य का भला नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी का और अपना भला कर रहे हैं। चाहिए। कांग्रेस अभी पीएम पद से कितने साल दूर रहेगी? पता नहीं, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। आम आदमी पार्टी के 3 यंग नेता जो फ्यूचर हो सकते हैं पार्टी के। बहुत लोग हैं यार, किसको मैं बोलूँ। मैं तो अभी पंजाब में जाके मिल रहा हूँ, क्या लड़के लड़कियाँ हैं यार, कितने सारे सरपंच मुझे मिले, महिलाएं सरपंच बनी हैं। मैं अमेज्ड हूँ उन लोगों का काम देख के। मतलब सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। पंजाब में जाके मैं पार्टी के ऐसे ऐसे लीडर्स से मिला हूँ, यंग लीडर्स से, आई एम अमेज्ड। अगर आप आज शाम चाय पीने का मौका मिले तो कुमार विश्वास हैं, आशुतोष, आपके मित्र रहे हैं दोनों लोग। चाय तो किसी के साथ भी पी जा सकती है। अगर आपको किसी बीजेपी नेता के साथ 5 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े तो कौन होंगे और क्यों? मैं नितिन गडकरी से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे उनकी सोच, उनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मेरा काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ है। मतलब वो आदमी ड्रीम करते हैं, हाईवेज ड्रीम करना। जैसे मैं एजुकेशन पे सोचता हूँ ना कि एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। वो रोड सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, ख़ासतौर से रोड ट्रांसपोर्ट को लेके उनका एक विज़न है। और मैं उनके साथ जितना भी बैठा हूँ, मुझे हमेशा सीखने को मिला है। तो अगर ट्रैफिक जाम में 5 घंटे उनके साथ मिले तो शायद कुछ और। अच्छा, अगला सवाल मेरा यही था, उसमें गडकरी जी थे। यानी आपको डिसेंट ज़्यादा कौन लगता है राजनीति में, नितिन गडकरी या राहुल गांधी? राहुल गांधी जी के साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है कभी। मैंने जितना उनको टीवी पे देखा है या कुछ प्रोग्राम्स में आमने सामने हुआ है, नितिन गडकरी जी के साथ मेरा इंटरेक्शन काफ़ी है एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद हिम। अच्छा, अगर आपके हाथ में टाइम मशीन हो, स्कूल के कौन से दिनों में वापस जाना चाहेंगे? प्रेयर टाइम, मिड डे मील या पीटी पीरियड? जो आप सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे हैं। अच्छा, जब मैं पढ़ता रहा जी। था, मिड डे मील मेरे समय पे स्कूल में होता नहीं था। पीटी पीरियड बहुत अच्छा लगता था और प्रेयर टाइम तो बेस्ट होता था। आप जाके एकदम यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, ब्लू स्काई ब्लू टाइप की हमारी शर्ट होती थी, वहाँ बैठते थे जाके। तो उसी टाइम मशीन में आप दोबारा शिक्षा मंत्री दिल्ली के 5-7 साल पहले, तो अब आप क्या लगता है कि मेरा ये काम यार छूट गया था, मुझे जाना पड़ गया, क्या करना चाहेंगे? अगर काम तो बहुत सारे छूट गए। मैं एक चीज़, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे बच्चे बनने चाहिए, अच्छे इंसान बनने चाहिए, अच्छा कैरियर बनना चाहिए। बट मुझे लगता है देश को एजुकेशन सिस्टम में एक अलग तरीके के पागलपन की ज़रूरत है। वो ये कि हर बच्चा एक अच्छी नौकरी देने वाला बनने की कैपेसिटी बन के निकले। अभी हर बच्चा एक अच्छी नौकरी करने वाला बन के निकलता है, जहाँ से अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। इसको बदल के हम अच्छी नौकरी देने वाला बने, वो अगर बन पाए, उस पर हमने काम शुरू किया था। दिल्ली में काम शुरू किया था, पंजाब सरकार ने भी काम किया है इस पर।
पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव अगर मैं चाहता हूँ और स्थायी बदलाव हो जाए कि हम अच्छी नौकरी बनाने वाले, अच्छी नौकरी पाने वाले बच्चे निकाल के भेज रहे हैं। जहाँ भी हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, हम अच्छी नौकरी दे सकने वाले बच्चे पैदा करें कि जो स्कूल से बाहर निकलें तो अच्छी नौकरी दे सकें, पैदा कर सकें नई नौकरियाँ। अमेरिका ने यही किया है, जापान ने यही किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आज दुनिया के बिजनेस उनके कब्जे में है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छी नौकरी देने वाले लोग बनाए, बिजनेस करने वाले लोग बनाए। हम नौकरी करने वाले लोग पैदा कर रहे हैं। तो मैं वापस जाके सबसे पहले इसी को ठीक करना चाहूँगा। और तो आगे पंजाब में क्या प्लान है आपका? क्या लगता है अभी तकरीबन 2 साल बाद चुनाव होगा वहाँ पे, 2 साल से भी कम समय बचा है, तो क्या क्या और देखो, मैं 2-3 महीने से पंजाब में घूम रहा हूँ, मैं गाँव-गाँव में गया हूँ। एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे पंजाब में भगवंत मान जी को लेके एक बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। लोग मान साहब से प्यार करते हैं और वो ये देख रहे हैं कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करना चाह रहा है। इसकी पार्टी ने इतनी हार्डशिप झेली, पंजाब के अपने अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद मान साहब की सरकार ने और हमारे पूरे मिनिस्टर्स की टीम ने पिछले 3 साल में पंजाब में जो काम किया, मैं भी कई चीज़ों को देख के ना सिर्फ खुश हूँ बल्कि हैरान हूँ कि यार इतना काम हो गया है। मतलब मैं 2022 में जब सरकार बनी थी, आपको बताऊँ, मैं पंजाब के स्कूल्स में जाता था और देखता था यार, मतलब हर ज़िले में, हर विधानसभा में, छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में बच्चे फ़र्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं और फ़र्श भी टूटे फूटे हैं, जाले कमरे टूटे हुए हैं, कैसे पढ़ाएंगे हम बच्चों को? पंजाब बड़ा है। पर 3 साल में आज पूरे पंजाब में एक भी क्लासरूम ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे फ़र्श पे बैठ के पढ़ने को मजबूर हों, जहाँ पीने का पानी ना हो, जहाँ टॉयलेट्स ना हो, जहाँ बोर्ड ना लग गए हों। मतलब आई वॉन्ट से कि बस सारी फैसिलिटीज़ 5 स्टार हो गई हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पर 3 साल के अंदर अंदर हमने एक भी स्कूल ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ ये फैसिलिटीज़ ना हो। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। आज पंजाब के 200 के करीब बच्चे जेई का एग्ज़ाम पास कर गए सरकारी स्कूलों से। पहले कभी सोचता ही नहीं था कि कोई जेई का एग्ज़ाम भी दे सकता है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। तो एक तरफ ये है, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, मुझे लगता है करीब 50-55 हज़ार के करीब सरकारी नौकरियां मान साहब की सरकार ने दी हैं। और हर तरफ ये चर्चा है कि यार पहली सरकार आई है जहां भर्तियां ईमानदारी से हो रही हैं। मतलब गांव के लड़के लड़कियां जो भर्ती की तैयारी करते थे, पेपर लीक हो जाते थे, मान साहब के समय पे बहुत ईमानदारी से भर्तियां हुई हैं। तो ये सब चीज़ें पंजाब में सिंक हो रही हैं। लोगों को लग रहा है कि यार मान साहब की, केजरीवाल जी की जो एक गारंटी थी, जो विज़न था, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है। कितने लाखों लोगों को बिजली मिल रही है, फ्री में इलाज मिल रहा है, और किसानों के लिए नए नए इनोवेशन तरीके से चीज़ें खोजी जा रही। तो कहीं ना कहीं एक सिंक हो रहा है लोगों में कि ये सरकार हमें दोबारा चाहिए। अभी 5 साल के लिए नहीं, ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए। तो हम उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ने में लगे। एक और बड़ा सवाल है, खुद मनीष सिसोदिया क्या हैं? दुनिया क्या जाने उनके बारे में जो अभी नहीं जान पाई? देखिए, वैसे तो मैं भी इंसान ही हूँ और मैं अच्छा इंसान बनूँ, आज से बेहतर कल बनूँ, कल से बेहतर परसों बनूँ, ये मेरी अपनी कोशिश में है। लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने आप को एजुकेशन के लिए कमिट किया है कि मेरा जीवन एजुकेशन में कुछ बदलाव ला सके देश में, उसके लिए समर्पित है और उसी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो दुनिया अगर मुझे पहचाने तो, या कई बार मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी पूछता हूँ इस तरह का सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा, मैं उनके साथ ये एक्सरसाइज कराता हूँ, उनको बोलता हूँ अपना फ़ोन खोलिए और अपना सेल्फी मोड में आ जाइए और अपना चेहरा देखिए, और अभी भगत सिंह आपके सामने आ जाएं तो आप अपने इस चेहरे की पहचान भगत सिंह से क्या करवाना चाहेंगे कि मैं ये हूँ। उसमें मेरे पद, मेरी सोच, मेरा विचार कुछ मायने नहीं रखता। मुझे लगता है अपने बारे में कि अगर आज भगत सिंह मेरे सामने आए तो मैं चाहूँगा कि मैं उनसे कह सकूँ कि आप जो देश छोड़ के गए थे, आज़ाद करा के गए थे, उन्होंने आज़ाद, मतलब उन जैसे लोगों की वजह से आज़ाद हुआ, तो उस आज़ाद देश की एजुकेशन पे काम करने वाला एक सिपाही हूँ मैं भगत सिंह को अपना परिचय देना चाहूँगा। शायद ये मेरा परिचय मुझे भी अच्छा लगेगा। और आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं मनीष सिसोदिया, अगले 10 सालों की अगर बात करूँ मैं? देखिए, आम आदमी पार्टी अधिक से अधिक जगहों पे सरकार में हो और वहाँ हम एजुकेशन के ज़रिए एक नया भारत खड़ा कर सकें, नया समाज खड़ा कर सकें, उसी पे काम करना है मुझको। तो आज नज़रिया पॉडकास्ट में हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी जुड़े।
जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने देश में शिक्षा क्रांति लाई थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे पिछले पॉडकास्ट के लगातार कमेंट सेक्शन में ये कहा जाता था कि मनीष जी का पॉडकास्ट करिए। आज हमने आपको उनसे मिलाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू।